ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में ही एक मैं वीडियो और जोड़ना चाह रहा हूँ जो है अनुभार निकालने से संबंधित। देखिए, अनुभार किसी भी यौगिक का अनुभार एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें अनुभार का प्रयोग ना होता हो। चाहे आपकी मोलरता हो, प्राशन दाब हो, चाहे आपका राउल्ट का नियम हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, हिमांक का उन्नमन हो, ठोस अवस्था हो, और जी आपका चाहे फर्स्ट केमिस्ट्री में आपके जो आयतनात्मक विश्लेषण के न्यूमेरिकल हैं वे हों, तो कुल मिलाकर के इसका बहुत ही बड़ा उपयोग होता है अनुभार का। और अनुभार निकालने में बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब लगभग 118 तत्व हैं। 118 तत्वों के परमाणु भार याद करने में निश्चित रूप से आपको कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले 25 तत्व याद कर लेते हैं तो 90% क्या 99% न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर उन्हीं का यूज होता है। केवल पहले 25 तत्व और उनके परमाणु भार। आपको मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या को ही कभी कभार न्यूमेरिकल में परमाणु भार भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि परमाणु और अणु का आपस में संबंध क्या है। परमाणु भार और अणु भार का आपस में संबंध क्या है। देखिए, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, तो जाहिर सी बात है परमाणु भार से मिलकर अणु भार बनता है। अणु कब बनता है? परमाणु से मिलकर। तो अणु भार कब बनेगा? परमाणु भार से मिलकर। चलिए, तो इसके लिए अब बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अणुभार हम निकालते हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं परमाणु और अणु की। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि H अगर अकेला लिखा हुआ है तो परमाणु है, अगर एक से ज्यादा है तो वो अणु है। तो अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब आप H बोलेंगे, और अगर पूछता है हाइड्रोजन अणु तो आप H2 बोलेंगे। यानी अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन के परमाणु का सूत्र तो आप H बोलेंगे, और अगर पूछता है हाइड्रोजन के अणु सूत्र तो आप H2 बोलेंगे। तो यहाँ अगर अकेला है तो परमाणु और एक से ज्यादा है तो अणु। H2 का मतलब क्या है बाबू? H2 का मतलब है H+H। तो ये दो परमाणु जुड़ करके हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनके जो परमाणु भार हैं, अगर इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार दोनों को जोड़ दें तो इसका अणु भार निकल आएगा। तो H का परमाणु भार कितना? 1 और 1 ये 2। तो अगर पूछता है हाइड्रोजन का परमाणु भार तो बाबू आपको बोलना है 1। अगर पूछता है हाइड्रोजन का अणु भार, यानी अब अणु के बारे में पूछ रहा है, तो होगा आपका 2। तो ये परमाणु भार आपको याद होने बेहद जरूरी है। एक बात को बता दूं मैं, जैसे मान लिया हम लिख देते हैं 1 हाइड्रोजन H1। इसका मतलब क्या है? देखिए, टेबल मिलती है आपको इस प्रकार ही बुक्स में, किताबों में इसी तरह की टेबल आपको दिखाई मिलती है। तो उसमें क्या होता है, ये आपका परमाणु क्रमांक, ये तत्व का नाम, ये उसका प्रतीक और ये परमाणु भार। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1H1। तो इस तरह की आपको टेबल आपको आपकी बुक्स में मिलती है। तो अगर आपके परमाणु भार याद है तो ही आप इनको बना पाओगे, अगर नहीं याद है तो आप अणुभार निकालना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप 25 या पहले 30 तक तो आप याद कर लीजिए, उन्हीं से ही सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक टेबल बना देता हूँ फटाफट, उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे याद की जाती है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ तत्व का नाम, सॉरी परमाणु क्रमांक लिखेंगे सबसे पहले, छोटे से मैं लिख देता हूँ जिससे ये बोर्ड इधर खाली रहे। परमाणु क्रमांक शायद आपको दिख रहा होगा। तत्व का नाम, प्रतीक और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार। तो आप लोग इस प्रकार की टेबल बना लेंगे।
HYDROGEN, इसका प्रतीक है H और परमाणु भार है 1। ध्यान दीजिए, इसी को ही शॉर्ट में हम लिख देते हैं 1H1। 1H1 इस बात की जानकारी देता है कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, यानी परमाणु भार भी इसका 1 है। नंबर 2 हीलियम, HELIUM, हीलियम, इसका प्रतीक होता है He, द्रव्यमान संख्या होती है 4। नंबर 3 लिथियम, LITHIUM, लिथियम, प्रतीक Li और द्रव्यमान संख्या 7। एक बात का और ध्यान रखें कि कोशिश करें कि आप लोग इन नामों को इंग्लिश में ही लिखें और इंग्लिश में ही इनको याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में अब नहीं करोगे तो आगे बढ़ के आपको इंग्लिश में ही करना होगा सब कुछ। नंबर 4 बेरिलियम, BERRELIUM, बेरिलियम, प्रतीक होता है Be, द्रव्यमान संख्या 9। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहती है कि जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक से बिल्कुल दुगुना होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ तत्वों पर अप्लाई होता है, जैसे 2 हीलियम में अप्लाई हो रहा है, 2He4 दुगुना है, कुछ तत्वों में और अप्लाई होगा, बताऊंगा आगे। 5 परमाणु क्रमांक है बोरोन, BORON, बोरोन, प्रतीक B और द्रव्यमान संख्या है 11। 6 कार्बन, CARBON, कार्बन, C 12। 7 नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन, N 14। 8 ऑक्सीजन, OXYGN, ऑक्सीजन, O 16। 9 फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन, F 19। 10 नियोन, NEON, नियोन, Ne 21। 11 सोडियम, SODIUM, प्रतीक होता है Na 23। 12 मैग्नीशियम, Mg 24। बोर्ड आ रहा होगा नीचे तक, नहीं वैसे यहीं तक है। चलिए तो अभी यहीं तक देख लेते हैं, क्योंकि बाकी टेबल आप लोग तैयार कर लेना, मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो इसमें एक बात तो ये देखो, एक तो आपका मैग्नीशियम, एक आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनके दुगने हैं, एक हीलियम का दुगना है। इसके अलावा आपका जो 16 सल्फर है उसका भी दुगना है, 16S32। 20 कैल्शियम का भी दुगना है, 20 कैल्शियम 40। इनके अलावा और कोई तत्व ऐसा नहीं है जिनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक से दुगनी हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि भाई 9F19, तो आप समझ जाइएगा कि परमाणु क्रमांक 9 है, द्रव्यमान संख्या की परमाणु भार है 19। यही परमाणु भार जुड़ते हैं जब अणुभार निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अणुभार कैसे निकालें। देखिए जैसे कि हम लेते हैं हाइड्रोजन H2। बाबू H2 का मतलब है H+H, क्योंकि H2 में 2 H है। इसका परमाणु भार कितना, 1, इसका भी परमाणु भार 1, 1 और 1 2। या इसको ऐसे लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, H+H, क्योंकि हम अणुभार निकाल रहे हैं, 1 + 1 = 2। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का अणुभार हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। अगर कोई परमाणु भार के अलग कितना होगा, वो होगा आपका 1। चलिए इसके बाद में लेते हैं आपका नाइट्रोजन N2। N2 का मतलब है बाबू N+N, यानी इसका कितना परमाणु भार, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, तो इसका भी 14 ही होगा, 14 + 14 = 28। अब अगर आपसे पूछा लगे कोई नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, अणु भार कितना, 28। फास्फोरस होता है P4 के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4 का मतलब है बच्चों P + P + P + P,
और फास्फोरस का होता है आपका 31। तो 31 कितनी बार जुड़ा? 4 बार। तो 30 × 120 124 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। जैसे P4 ही है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, P कितनी बार है भाई? P4 का मतलब 4P तो होगा। P 4P, यानी 4 गुणा P का कितना? 31। 4 एकम 4, 4 3 12। तो अब ऐसे शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। अब जैसे तीसरे पे ले लेते हैं हम, तीसरा ये हो गया, चौथा O2। अब समझिएगा, आपको ध्यान रखना है O का परमाणु भार कितना होता है? 16। परमाणु कितने हैं? 2, यानी 2 बार है, तो 16 दूनी 32, यानी 16 गुणा 2 बराबर 32। मान लिया आ रहा है O3 ओजोन, तो O का कितना होता है? 16 गुणा कितने बार है? 3 बार, 16 3 48। तो इस तरह से हम और भी आगे शॉर्ट में चलेंगे। जैसे मान लिया आपका आ रहा है सल्फर होता है S8, यानी S+S+S 8 बार, तो सल्फर कितना होता है जी? 32 गुणा आया कितनी बार है? 8 बार आया है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गई 25, 256। तो इस तरह से हम बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जटिल लेते हैं, तो बहुत सिंपल से है। इनको कर लीजिएगा। जैसे H2 है बाबू, H2O, तो हम इसको सामान्य लिखते हैं H प्लस O। H का कितना होता है? लिखा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 16, 1 और 1 2 और 16 18। या देखो बेटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें H2O दिया, H का कितना होता है? 1, तो 1 दूनी 2, तो इसके हो गए, प्लस और कितने? 16 बराबर 18। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। जैसे H2O2, H का कितना? 1 परमाणु है, 2, तो 1 दूनी 2 प्लस O का कितना? 16, कितनी बार? 2 बार, 16 दूनी 32, 32 और 2 34। इसका परमाणु भार कितना हुआ? 34, सॉरी अनुभार। जैसे मान लिया आपका है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना? 12 प्लस O कितना? 16 होता है, और 2 बार है, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 44। जैसे मान लिया NO दिया हुआ आपको, NO, N कितना? 14, O कितना? 16 बराबर 30। मान लिया आपको NO2 दिया हुआ है, N कितना? 14 प्लस O का कितना होता है? 16, 16 दूनी 32, 32 और 14 46। मान लिया आपको दिया है N2O3, N कितना? 14, 14 दूनी 28, तो इसके हो गए, प्लस O कितना? 16, 16 थी 48, ये हो गए बराबर 76। दूर तो आ रहा होगा। हाँ चलिए, अभी और भी गुंजाइश है। जैसे मान लिया आपको दिया N2O5, तो N कितना? 14, 14 दूनी 28, तो इसके हो गए बेटा, और ये 16 पंजे 80, होगा 16 होता है, 5 बार है, तो 16 पंजे 80, 80 और 28 108। चलिए और थोड़ा जटिल की ओर बढ़ते हैं, थोड़े और कठिन लेते हैं। और ध्यान रखें कि अनुभार बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके बिना न्यूमेरिकल, मेरा मानना तो ये है कि सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल इसके बिना होना संभव ही नहीं है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है न्यूमेरिकल का जिसमें, चाहे वो विद्युत रसायन हो, चाहे वो ठोस अवस्था हो, चाहे वो विलयन हो, हर एक न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में इसका रोल तो आना ही आना है। चलिए अब आयनों की बात और कर लेते हैं। CO3 2 नेगेटिव, देखिए इसका अनुभार कितना होगा? 2 नेगेटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, और जो अनुभार होता है या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटोनों जमा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का तो समझौता नहीं गया, तो चाहे इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ दे चाहे ले ले, परमाणु भार पे अनुभार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कार्बन का कितना? 12 प्लस O 16 थी 48, 48 और 12 60। मान लिया आता है SO4,
2 नेगेटिव, सल्फर का कितना 32 प्लस 16 चौका 64 बराबर 96। मान लिया आता है NH4 1 पॉजिटिव, N का कितना हुआ 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 चौका 4, 14 और 4 18। हाँ, तो इस प्रकार आयनों के अणुभार इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है या ग्रहण किया हुआ है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया है C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, तो 12 दूनी 24 प्लस 16 चौका 64 बराबर 88। तो इस तरह से आप अणुभार निकाल सकते हैं आयनों का भी। PO4 3 नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं उस बात से। फास्फोरस 31 प्लस 16 चौका 64 बराबर 95। तो इस तरह से अणुभार निकल रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े से और कठिन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारे पास में NaNO3, ठीक है जी, NaNO3 का Na कितना 23, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 48 बराबर 85। आप जोड़ देख लेना एक बार, 8 4 12 3 15, 1 4 5 6 2 8। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा और कष्ट कर लें, आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखें तो ये और भी आसान हो जाएगा। बना रहा है भैया तो हाँ, चलिए अब क्लियर हो गया है। ये 85 है, 85 थोड़ी चमक लग जाती है यहाँ पे, 85 85। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर हम Na को हटा दें अलग बिल्कुल और NO3 को एक जगह ले लें, तो NO3 का ये तो हुआ 23 आपका, और ये हुआ आपका 62 और 23 85। तो अब अगर हम याद रख लें कि NO3 का कितना होता है 62 यानी 62 होता है, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे KNO3, K का लिखो सीधा कितना 39 प्लस पूरे NO3 का कितना है 62, 9 और 2 11, 6 3 9 और 1 10, 101। और देखो जैसे MgNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस का मतलब है NO3 दो बार आ रहा है, यानी देखो ये कंडीशन है MgNO3 दो बार आ रहा है, तो दो ही बार इसका अणुभार जुड़ेगा। तो देखिए कैसे, Mg का कितना होता है 24 प्लस NO3 का पूरा कितना होता है 62। हाँ, कितनी बार रहा 2 बार, तो 2 से गुणा, यानी 24 प्लस 62 दूनी 124 बराबर 148। तो इसी प्रकार कुछ मैं लिख देता हूँ आपके लिए CaNO3 ट्वाइस, इसका अणुभार आप निकाल के देखेंगे। CuNO3 ट्वाइस, इसका निकाल के देखेंगे। कैल्शियम का 40 होता है, मैं कैल्शियम का लिख देता हूँ, कैल्शियम का 40 होता है परमाणु भार, कॉपर का 63.5 होता है, ठीक है। अच्छा, आपका और ZnNO3, तो इनके आप लोग निकाल के देखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं जी। बात कर लेते हैं, तो NO3 का अगर आपके ध्यान है तो बहुत सरल पड़ जाएगा ये। बात कर लेते हैं आपका Na2CO3, Na कितना होता है 23, तो 23 दूनी 40 हो गई, 40 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 48 बराबर 106। इसमें भी अगर थोड़ा सा आप ध्यान करें, Na2 को अलग निकाल लो 40, तो बाकी कहीं का रहा ये रह गया आपका CO3 का। तो CO3 का कितना 40 प्लस 48 और 12 60, तो CO3 का 60 होता है, ये ध्यान रखो आप। अगर CO3 का आपको ध्यान है 60 है तो बस बड़ा सिंपल हो गया। कैसे, जैसे मान लिया हमारे पास में है K2CO3, K का कितना होता है 39, 39 दो बार है तो 39 दूनी 78
प्लस CO3 कितना है 60 बराबर 138। मान लिया है आपके पास में Li2CO3, Li कितना देखिए 7 होता है तो 7 दूनी 14 तो ये हो गए, प्लस CO3 कितना 60 बराबर 74। मान लिया आपके पास में है MgCO3, Mg कितना आपका 24 प्लस 60 बराबर 84। अब आप लोगों के लिए लिख देता हूं, जैसे CaCO3 इसका निकालना है आपको, FeCO3 इसको निकाल के देखें, ZnCO3 निकाल के देखें, CuCO3 इसको निकाल के देखें, MnCO3 इसको निकाल के देखें। तो ये आप लोग अपने आप करना, अगर समझ में आए होंगे तो निश्चित रूप से कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, मेरे अकेले के बताने से काम नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मानने की बात है, आपको दिया गया है NaHCO3, Na कितना आपका 23 होता है प्लस 1 ये 24 प्लस CO3 का पता ही होगा 60, तो 23 1 24 और 60 84, बड़ा आसान है। इसी तरह KHCO3, K का 39 1 ये 40 40 और 60 100, K का 39 होता है प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 60 बराबर 100। अब यहीं पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ मैं, CaCO3 का कैल्शियम कितना होता है 40, CO3 कितना होता है 60 बराबर 100, इसका भी 100 इसका भी 100। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक पदार्थ का वैसे अणुभार अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है कि यौगिक अलग अलग हों, कि HCO3 है CaCO3 है, तो अलग अलग यौगिकों के अणुभार समान हो सकते हैं। जैसे यूरिया का भी 60 होता है और आपका एसिटिक अम्ल का भी 60 होता है, 60 होता है। तो इस तरह से अलग अलग यौगिकों के अणुभार समान हो जाते हैं। चलिए और आपके लिए दे देता हूँ, जैसे इसमें भी एक ऑप्शन आप और लगा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, जैसे कि भाई यही था KHCO3, KHCO3, K कितना 39, H कितना था 1 और ये था आपका 60, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 प्लस 61। 61 किसका आ गया, पूरे HCO3 का 61 आ गया, 60 तो CO3 एक ही, तो 39 और 61 आपके 100। अब इसके आधार पर देखें, जैसे MgHCO3 ट्वाइस, Mg कितना होता है जी 24 होता है, HCO3 पूरा कितना होता है 61, और HCO3 कितनी बार है 2 बार, तो 61 दूनी 122 बराबर 140 बैठेगा ये। इसी तरह से बोला रहा है, हाँ इसी तरह से आपको निकालना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaCO3 ट्वाइस, ZnHCO3 ट्वाइस, इनका आप लोग स्वयं निकाल के देखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे मानने की बात है, हमें दिया है बाबू H2SO4, H2SO4, H का कितना होता है 1 और कितने हैं 2, तो 1 दूनी 2 प्लस सल्फर कितना 32 प्लस O का होता है 16 16 चौका 64 बराबर 98। या हम ये भी तो कह सकते हैं 2 प्लस 64 32 जोड़ लो 96 बराबर 98। 96 किसका आया बाबू, 96 आया है SO4 का। इसका मतलब ये है कि SO4 का अगर हम याद रख लें कि 96 होता है, तो अणुभार निकालना बेहद आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, देखिए एक बार, इसे मान लिया आपको दिया है Li2SO4, तो Li कितना होता है 7 लिख रहा है, 7 दूनी 14 और पूरे SO4 कितना ले लेंगे 96 बराबर 110। मान लिया आपको दिया गया है Na2SO4, Na2SO4,
Na 23, 23 दूनी 46 प्लस ये 96 बराबर 152, सॉरी 6 दूनी 6 से 12, 1 9 1 10 और 4 14 142 इकट्ठा का Na2SO4 142। तो K2SO4 MgSO4 CaSO4 ये आप निकाल कर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपको दिया गया है Al2SO4 का थराइस। देखिए SO4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, यानी SO4 SO4 SO4। Al का काउंट करेंगे कितना, Al का होता है 27, इसमें नहीं आया था, आप अपनी बुक में से कर लेना। Al का 27 होता है, 2 बार है तो 27 दूनी 54 हो गया जी आपका ये, प्लस SO4 कितना बताया टोटल 96 और 3 बार है तो यहाँ हो जाएगा 96 गुणा 3, यानी ये तो हो गया आपका 54 प्लस ये 3 6 18, 3 हम 27 और 1 28, 54 प्लस 288, 8 और 4 12, 1 5 1 6 8 14, 1 2 1 3, तो 342 इसका अनुभार आपको मिल जाता है किसका, Al2SO4 थराइस का। तो Cr2SO4 थराइस का आप लोग याद करेंगे, Cr2SO4 थराइस का कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है इसका, ठीक है जी, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा Fe2SO4 थराइस का भी आपको अपने आप ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर SO4 का ध्यान रहेगा छाड़ में तो बहुत आसान बन जाते हैं, फिर ये बेहद आसान बन जाते हैं। H22O11 ये आपकी चीनी, चीनी को ही आप सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज या चीनी। और ध्यान रखें चाहे चीनी हो, खांड, एक खांड होती है जो कोल्हू में बनती है, वो भी चीनी जैसी होती है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं दाने कुछ बारीक होते हैं। बूरा, चीनी, खांड, गन्ने का रस, गुड़, वैसी शक्कर आती है सुक्रोज, सभी यही होती है, इसी का नाम होता है। चाहे गन्ने की शक्कर हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे चीनी हो, खांड हो, गुड़ हो, बूरा हो, या ये कह लीजिए कि गन्ने के रस से बनने वाली कोई भी चीज़ हो, खांड, बूरा, गुड़, शक्कर, ये सारी की सारी गन्ने के रस से बनती है, तो सभी का सूत्र यही होता है। अब इसका देखो आप, कार्बन का कितना होता है 12, और 12 ही परमाणु है तो 12 बार 144। हाइड्रोजन 1 होता है 22 बार है तो 22 ही आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 11 बार है तो 16 की 11 गुना करेंगे तो 176, जोड़ के देखना 342 आएगा। यहाँ मैं क्यों बताया, क्योंकि Al2SO4 था, इसका भी कितना था 342, इसका भी कितना था 342। दो अलग अलग यौगिक हैं, ये आपका क्या है चीनी और ये आपका है एल्यूमिनियम सल्फेट, दो अलग अलग यौगिक हैं, अनुभार समान है। दूसरा, ये यौगिक अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक, और ये जो चीनी है वो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक ऐसे हो सकते हैं जिनके अनुभार समान हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि आपका NaHSO4 है तो Na कितना होता है 23, हाइड्रोजन बेचारा 1, SO4 आपका 96, तो 96 और 4 120 बैठ जाएगा, ये 120, 6 1 7 3 10, 9 1 10 और 2 12, 120। इसमें आप थोड़ा सा और हिंट लगा सकते हैं, SO4 केवल 96 था, HSO4 कितना हो गया आपका 97, तो उससे और आसान हो जाएगा। KHSO4, K का कितना 39 और HSO4 कितना 97, 96 SO4 एक हाइड्रोजन, तो 9 और 7 16, 1 9 1 10 और 3 13, 136। तो अब आपको ज्ञात करना है CaHSO4 ट्वाइस,
2 बार है ये HSO4 यानी 97 गुणा 2 प्लस कैल्शियम का 40। ठीक है, और एक याद करना है आपको MgHSO4 ट्वाइस, MgHSO4 ट्वाइस, तो ये याद करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है बच्चों, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है शुष्क पदार्थ और एक होता है क्रिस्टल। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, CuSO4 और एक होता है CuSO4 into 5H2O, कॉपर सल्फेट। कॉपर का कितना 63.5, 63 भी लिख सकते हो आप लोग, मतलब समझने के लिए, या फिर 63.5 ही कर लो चलो। और SO4 कितना आपका 96, तो 2.5 तो ये हो गया आपका 6 और 3 9 हो गया आपका, 9 और 6 15, 159.5 हो गया आपका कॉपर सल्फेट। अब इसमें ये तो है आपका शुष्क कॉपर सल्फेट और ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 का मतलब पेंटा, या इसको हाइड्रेटेड यानी जलीय कॉपर सल्फेट भी कह देते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें जल के अणु मोस्टली क्रिस्टल में जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप एक अनुभव करके देखना, आप चीनी को गर्म तवे पर डालना तो वो घुल जाती है, उसे घुलने का कारण ये है कि उसमें से पानी अलग होना शुरू हो जाता है। जैसे गर्म करते हैं तो पानी छोड़ना चालू कर देती है और पानी उस टाइम तक उसको घोल लेता है, फिर जब ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं तो सारा पानी उड़ जाता है और चीनी काली पड़ जाती है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, ये तो भाई 63.5 हो गया, ये 96 हो गया, इसको तो जो कहते हो लिख दूं कितना 159.5। अब यहाँ जो इंटू है, जनरली इंटू का मतलब हम मानते हैं गुणा, लेकिन अणुभार के केस में ऐसा नहीं होता। अणुभार के केस में गुणा नहीं होती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इंटू का मतलब होता है कि इसमें 5 जल के अणु हैं। बेटा 5 जल के अणु का मतलब क्या है कि 5 जल के अणु इसके चारों तरफ कह लीजिए, 5 जल के अणु इसमें जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक बात बताओ, जब अणु बाहर निकालेंगे तो कॉपर सल्फेट का निकलेगा और 5 जल के अणु का भी निकलेगा और सारा जुड़ेगा। तो गुणा तो नहीं है, यहाँ पे जोड़ है। गुणा कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगा कहाँ होगी। अब जल का कितना होता है आपको पता होगा, जल का होता है 18। तो जल का कितनी बार है 5 बार, तो 18 × 90, या अलग अलग करोगे 18 + 18 + 18 + 18 + 18, वो लंबा पड़ जाएगा। तो सीधा है जल के अणु है 5 और जल का अनुभार होता है 18, 18 × 90, जोड़ दीजिए 0.5 तो ये रह गया, 9 के 9 9 9 और 5 14, 1 और 1 2, 249.5। तो इसका अनुभार हुआ 249.5। अब जैसे मान लिया FeSO4 × 7H2 है आपके पास में, 7H2O, तो F कितना होता है 56। वो याद रख लेंगे, यहाँ बोर्ड पे जगह कम है इसलिए नहीं लिखा मैंने, और लिखता भी तो बहुत देर लग जाती, लंबी वीडियो हो जाती है, आपका टाइम ही वेस्ट होता, किताबों में दिए गए हैं। Fe 56 पूरा SO4 96 प्लस जल के अणु कितने 7 और जल का अनुभार कितना 18, 18 7 126, तो 8 1 और 2 3 और 9 12 और 5 17 का 7, कहाँ से लग गया 1 और 1 2, 278। तो इस तरह से जिनमें जल के अणु जुड़े रहते हैं उनका अनुभार भी आप ज्ञात कर सकते हो। अब आपके लिए क्या है, आप लोग उनका निकाल के देखेंगे, जैसे कि H2C2O4 × 2H2O, इसका अनुभार आप अपने आप निकाल करके देखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जगह है आ जाएगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल लें, चलो ऊपर ही ले लेते हैं, नीचे नहीं आएगा फिर वो। देखिए हमारे पास में एक है अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4। अब सीधा हिसाब लगाया करो, N का कितना होता है 14, H कितना होता है, टोटल कितना है 4 बार, तो 14 4 18, 14 और हाइड्रोजन का 1 चौका 4, तो 14 4 18 हो गया। कितनी बार है 2 बार, तो 18 दूनी 36,
प्लस सल्फेट का आपको बताइए कितना 96, 6 और 6 12, 9 और 3 12 रे 13, 132। इंटू 6H2O फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को हम मोहर लवण, आपने सुना होगा खासकर प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, कि मोहर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट से टाइट्रेशन की जाती है, अनुमापन किए जाते हैं। तो जैसे इसका निकालना है Fe का 56, SO4 96, अरे FeSO4 का पूरे का ना लिख लूँ, कितना आ रहा है FeSO4 देखिए 278, आसानी हो जाएगा। इंटू का मतलब प्लस NH4 का 14 दूनी 28, अरे NH4 वाइस SO4 का भी निकल रहा कितना 132, तो इसका भी जो का तो लिख दिया 132। और प्लस जल के अणु कितने हैं 6, एक का होता है 18, 18 6 के 108, 8 2 10 और 18 का 8 का 80 लग गया 1 और 3 4 और 7 11, 132, 14 और 4 18 दूनी 36 और 6 में 6 6 12 9 3 12 1 13, और ये आपका 278 FeSO4 56 96 और 18 से 126 6 6 12 6 18 1 2 3 9 12 और 5 17 का 7 का हो गया, चलो तो 278 हो गया आपका FeSO4 का, 132 हो गया आपका NH4 ट्वाइस SO4 का, और 6H2O का हो गया आपका 108, 8 2 10 18 का 8 का 80 लग गया 1, और 3 4 7 11 का 1 का 80 लग गया 1 1 2 1 3 और 2 5। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। 14 4 18 2 36 सल्फेट 96 6 6 12 9 3 12 13, ये ठीक है। FeSO4 का आपका, अरे ये मिस्टेक हुई है, FeSO4 ये FeSO4 इंटू 7H2O का है, अभी तो कह रहा गड़बड़ है कहीं। FeSO4 का कितना 56 और 36, सॉरी 96, ये 56 प्लस 96 6 6 12 9 5 14 और 1 15, 152, तो 8 2 10 और 2 12 का 2 का हासिल लग गया 1 और 3 4 और 5 9, हासिल लग गया 1 ना 1 और 1 2 और 1 3 392, तो फेरस अमोनियम सल्फेट का आ गया आपका 392। तो इस तरह से आप बड़े बड़े यौगिकों के अनुभार भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, इसका करके देखें। K का होता है 39 और 2 बार है तो 39 दूनी 78, सल्फेट पूरा 96 ले लिया, प्लस एल्यूमिनियम 27 दूनी 54 प्लस SO4 थ्राइस यानी 96 का 3 बार 3 6 18 3 9 27 और 1 28 288, प्लस जल के कितने अणु हैं 24 और 1 का होता है कितना 18 होता है, तो 18 चौक 72 का 2 का हासिल लगे 7 18 36 और 7 43 432, सारों को जोड़ दीजिए 8 6 14 4 18 8 26 और 2 28 का 8 का हासिल लग गया 2 और 3 5 और 8 13 और 5 18 और 9 27 और 7 34 का 4 का हासिल लग गया 3 और 4 7 और 2 9 948, तो फिट का अनुभार कितना आ जाता है 948। ये इस तरह के जो यौगिक होते हैं जिसमें एक लवण ये है एक लवण ये है, इसमें भी एक लवण ये है एक लवण ये है, ये द्विक लवण कहलाते हैं, डबल साल्ट कहा जाता है जिन्हें। जब आगे बढ़ेंगे और लवणों के प्रकार आएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरह से होते हैं। तो ये द्विक लवण होते हैं। अगर अकेला है जैसे ये है सामान्य लवण है,
अकेला FeSO4 है, सामान्य लवण है। अकेला ये है, ये भी सामान्य लवण है। अकेला K2SO4 सामान्य है, ये भी सामान्य। लेकिन जब दो दो जुड़ जाते हैं तो उन्हें डबल साल्ट या द्विक लवण कहते हैं। और चलिए बस सब नजदीक आ गए हैं। जटिल यौगिकों का अनुभार आपको और बता दे रहे हैं। देखिए बहुत बार ऐसे यौगिक जैसे Cu NH3 4 आइस ये ब्रैकेट SO4, तो ज्यादा कुछ नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोबरा कितना होता है 63.5 प्लस NH3 N कितना होगा 14 और 3 हाइड्रोजन होंगे तो 14 3 17, 14 और 1 3 3, 14 और 3 17, कितनी बार है 4 बार, तो 17 चौका 68 और प्लस SO4 96। आपको इसमें ऐसा नहीं करना कि मैथ की तरह के भाई ये पहले ये ब्रैकेट वो ब्रैकेट, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा जोड़ो आप लोग। तो 8 और 6 सॉरी दशमलव लगा 0.5, 6 और 8 14 और 3 17 का 7 का हासिल आ गया 1 और 9 10 और 6 16 और 6 22, 227.5। तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। एक आधा और देख लो, जैसे K4 FeCN6 K का कितना होता है 39 और वो है कितनी बार 4 बार, तो 4 9 36 और 4 3 12 3 15, 39 दूनी 78 दूनी 56 प्लस Fe 56 होता है प्लस अब Cn 6 बार है। कार्बन कितना होता है 12, नाइट्रोजन 14, 14 और 12 26 26 6 बार है। या ऐसे कर लो कार्बन 6 बार और नाइट्रोजन 6 बार। Cn का अकेले एक साथ निकालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कार्बन 12 और ये 14 26 और 26 छिक्का 156 भाई 26 6 36 3 6 2 12 3 15 156, तो 36 18 1 5 1 6 और 5 11 5 16 का 6 का हासिल आ गया 1 2 और 1 3 368। तो इस तरह से आप कितने भी जटिल यौगिक हो, ऐसा भी यौगिक हो, उनका अनुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोबारा बता देता हूं इसको। जैसे K4 FeCN6 हमें दिया गया है, K का कितना होता है 39, कितनी बार है 4 बार, तो 39 होगा तो 56, Fe कितना होता है 56, Cn6 आइस यानी Cn 6 बार है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कार्बन 6 बार और नाइट्रोजन 6 बार, या फिर ऐसा कर लो पूरे Cn का देख लो। C कितना 12, N कितना 14, 14 और 12 26 हो गए और 26 कितनी बार है 6 बार यानी 156, सारों को जोड़ दो 368 आ जाएगा। चलिए अब कुछ कार्बनिक यौगिकों के अनुभार भी देख लेते हैं, बस ये लास्ट हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए CO2 ये अणु है, इसका अनुभार कितना 44, CO3 का अनुभार कितना आपका 60। ये वास्तव में दोनों हैं तो इनके अनुभार ही, लेकिन अगर हम देखें ये को या ये क्या है, ये है अणु और ये क्या है, ये है जी आयन। इसलिए आयन का जो अणुभार होता है उसे अणुभार ना कह करके आयन भार कह देते हैं। न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आयन भार लिखा रहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या दे दिया आयन भार। तो आयन का जो अणुभार होता है उसे ही आयन भार कहते हैं। तो CO3 2 नेगेटिव का जो अणुभार है वो कितना है 60, तो इसे आयन भार भी कह देंगे। तो कभी आयन भार लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए कार्बनिक यौगिकों को देखते हैं, जैसे कि CH4 कार्बन कितना 12 और 1 चौका 4 बराबर 16, C2H6 12 24 और 6 30, CH3OH। देखिए ये माइनस का चिन्ह नहीं है। जो बच्चे अभी 10वीं में से 11वीं में आए हैं वे जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो सोचते हैं कि माइनस का चिन्ह है। ये माइनस का नहीं, सिंगल बॉन्ड होता है। अगले पार्ट जब आएंगे आपको पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड होता है, माइनस का चिन्ह नहीं होता। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई CH3 में से OH घटना है, नहीं, ये सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड ना भी लगाओ तो भी CH3OH ऐसे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन कितना 12 और ये 3 15, ये 16 31,
और ये 32 हुआ। जैसे CH3CH2OH 12 और 3 15 और 12 27 2 29 और 16 45 और 1 46। और देखें अम्ल है CH3COOH, कार्बन कितना आपका 12, हाइड्रोजन आपका 15। ये कैमरा बीच बीच में गड़बड़ कर जाता है, पता नहीं क्या समस्या है। यहाँ देखिए तो कार्बन 12 और 3 15 और 12 27 और 16 43 और 16 59 और 1 60 आ गया। यूरिया NH2CONH2 14 और 2 16 16 इधर हो जाएंगे 32 32 12 40 और 16 60, दोनों का 60 यानी। और अगर आपके ध्यान हो तो कार्बोनेट का भी कितना था, कार्बोनेट भी कितना था आपका 60। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि दो अकार्बनिक यौगिकों के, एक अकार्बनिक कार्बनिक के, दोनों कार्बनिक के, दो अणुओं के आयन के, इनके अनुभार समान हो सकते हैं। ऐसा नहीं सभी के होते हैं, कुछ कंडीशंस में, जैसे यहाँ एसिटिक अम्ल है, सिलिकिक अम्ल, इसका भी 60 है। यूरिया इसका भी 60 है। कार्बोनेट इसका भी आपका 60 ही आता है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, वैसे तो काफी कुछ हो चुका है तो थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना। COO C2H5, कार्बन कितना 12 और ये आपका 3 15 15 12 27 27 और 16 43 और 16 59 59 लिख लो, कभी गड़बड़ हो जाए। 12 दूनी 24 और 5 29 29 यानी 9 और 9 18 और 5 और 2 7 और 1 8 यानी 78 आ गया। सॉरी 88 आ गया। इस तरह से कोई भी कितना बड़ा यौगिक हो आप अणुभार उसका निकाल सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, एक क्लोरीन का कहीं जिक्र नहीं आया, उसका भी ले लेते हैं। H का एक होता है, क्लोरीन होता है 35.5 बराबर कितना 36.5। तो आपको याद करना है FeCl3 का, KCl का, MgCl2 का और AlCl3 का और CrCl3 का। क्रोमियम का 52 होता है, Fe आपका 56 होता है, एल्यूमिनियम का तो आपको पता ही है। तो इनके देखिएगा, एक दो और ले लें। हालांकि भाई 40 लाख यौगिक हैं, 40 के 40 लाख यौगिक को तो मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ करके, लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे AgCl है आपका, Ag चांदी कितनी होती है 107.8 होता है, पूरा लिखो 108 प्लस क्लोरीन 35.5 बराबर 143.5। अब मान लिया कोई कह रहा है MgBr2, तो Mg का कितना 24, ब्रोमीन होती है 80, 2 बार है तो 80 दूनी 160 बराबर 184। आयोडीन जैसे NaI, Na सोडियम कितना 23, I कितना 127, आयोडीन का 127 होता है बराबर 150 बैठता होगा। 7 3 10 2 2 4 1 5, हाँ 150। अब जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए, उम्मीद है कि आप लोग समझ तो गए होंगे निश्चित रूप से। जैसे मान लिया NaIO3, देखो धुंधला तो नहीं आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। जैसे NaIO3 है, Na का कितना होगा आपका 23, I कितना 127, O भी कितने हैं 16 होता है, 3 बार है 16 3 48, 150 और 48 198।
तो इस तरह से आप इनके अनुभार निकाल सकते हो। कुछ यौगिकों के अनुभार निकालने के लिए मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करके देखिएगा। जैसे KiO3 AgBr AgI BaSO4 बेरियम सल्फेट, सल्फेट का छानव होता है, और बेरियम का 56 बेरियम 142 बैठता है ऐसा। तो बेरियम का वैसे 138 होता है, 142 भी लिख लेते हैं और 136 भी लिख लिया जाता है। तो ये आपका, इसके अलावा K2Cr2O7 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O3 K2MnO4। देखिए दो होते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये पोटेशियम मैग्नेट होता है। कुछ ऊपर लिख देता हूँ। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट, KBrO3, साथ साथ में नोट करते रहेगा, KBrO4, अच्छा ZnOHCl आपका प्लास्टोपेरिस CaSO4 twice into H2O। यहाँ पे एक बात और बता दूं, जो जिप्सम होता है, ये तो है प्लास्टोपेरिस, इसको ऐसे भी लिख देते हैं CaSO4 into half H2O। यहाँ के बच्चा बड़ा ही परेशान हो जाता है कि ये आधा जल का अणु है, आधे के साथ में CaSO4 एक है तो पूरे के साथ में CaSO4 दो हो जाएंगे, यानी दो के साथ में एक है तो एक के साथ में आधा। तो इसमें क्या करते हैं कि जल का अणुभार कितना होता है आपका 18, तो आधे जल का अणुभार का मतलब है कि 9 लिया जाएगा यहाँ पे। जैसे कैल्शियम में कितना होता है आपका 40, प्लस सल्फेट कितना होता है आपका 96, प्लस आधा जल का अणु का मतलब है आधा अणुभार लेना है हमें 9। तो 9 6 15 का 5 का 80 लग गया 1, और 9 10 और 4 14 145। एक बार जोड़ वगैरह आपका ध्यान रखें कि जोड़ वगैरह देख लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। तो कुल मिलाकर के आप इनका अभ्यास कीजिए और निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अकार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे बनाए जाते हैं उसके ऊपर मैंने 4 वीडियो बनाई हुई है, और उसमें मैं आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 शब्द याद करने हैं, केवल 40 शब्द। अगर आपने 40 शब्द याद कर दिए तो आपकी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में कोई यौगिक ऐसा नहीं होगा जिसका नाम आप ना बना सको। वीडियो का नाम है अकार्बनिक यौगिकों के नाम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो बात अलग है, अगर पसंद आए और आपको लगे कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।